हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको विद्युत धारा का परिचय वीडियो, आपको इंट्रोडक्शन वीडियो मिल चुका है। इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पहले विद्युत धारा को पढ़ने से पहले, जैसा कि चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, तो लेकिन विद्युत धारा को पढ़ने से पहले हमें विद्युत आवेश को जान लेना ज़रूरी था। तो हमने पहले आवेश के बारे में बात किया था। आवेश होता क्या है, यानी हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी पदार्थ यानी प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से, और परमाणु की भी सूक्ष्मतम इकाई कण होती है। यानी परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, जिनका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो लेकिन जो किसी भी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन उसकी रचना करते हैं। तो ये सब तो हमने पढ़ लिया है। बाकी हम लोगों ने और पढ़ा था विद्युत आवेश को कई तरीके से हम लोगों ने परिभाषित किया था। यानी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना हो। यदि किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि होता है तो उसमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो पदार्थ का यह गुण ही क्या कहलाता है, विद्युत आवेश। या दूसरे का तरीके से परिभाषित किया गया था, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, तो पदार्थ का यह गुण विद्युत आवेश कहलाता है। तो ये सब हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ लिया है। मैंने बताया था कि सबसे पहले खोज इलेक्ट्रॉन की हुई थी, प्रोटॉन, इसके बाद न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। और हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी यानी जब परमाणु आवेशित नहीं होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होगा। यदि कोई परमाणु आवेशित होता है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे मैं बता दे रहा हूँ किस प्रकार, यदि मान लीजिए Fe आयरन है, अब आयरन के ऊपर -3 का चार्ज है। तो हम सबको पता है इसका Z यानी परमाणु क्रमांक 26 होता है, तो इसमें प्रोटॉनों की भी संख्या 26 होगी, परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या हम Z-3 कर देंगे, तो E बराबर 26 - 3 यानी E बराबर 23। तो याद रखना है, जब कोई भी परमाणु आवेशित नहीं होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, जिस कारण वह परमाणु उदासीन होता है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे आज हम पढ़ेंगे, पहले मैं बता दे रहा हूँ विद्युत क्षेत्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है, तो यह क्षेत्र ही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और मैंने चैप्टर्स जब शुरुआत किया था तभी हमने बता दिया था हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आप सबको पता होगा कौन कौन सा टॉपिक, जिसमें कि विद्युत आवेश हो गया। हाँ भी आवेश के प्रकार हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है, तो यह क्षेत्र ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए, जैसे हर व्यक्ति का अपना दायरा होता है, जहाँ तक वो
अपने शासन को चला सकता है। जैसे मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो अपना जो नियम कानून बना सकते हैं वो केवल भारत के भूभाग के लिए, न कि अन्य देशों के लिए। तो ऐसे विद्युत का भी अपना एक क्षेत्र होता है, यानी जहाँ तक उसके प्रभाव का क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। तो आप सबको समझ में आया होगा विद्युत क्षेत्र क्या होता है। एक बार हम पुनः बता दे रहे हैं, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है, तो यह क्षेत्र ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। आगे हम पढ़ते हैं आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आगे हम सब पढ़ते हैं आवेश के प्रकार। जैसा कि हम सबको पता है, पहले वीडियो में हमने बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला आवेश होता है धनावेश, दूसरा ऋणावेश। इसे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरे वाले को कहते हैं नेगेटिव चार्ज। तो पूछा जाए आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। अब हम इन आवेशों को बारी बारी पढ़ते हैं, क्या होता है धनावेश, क्या होता है ऋणावेश। तो पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धनावेश। तो पहला हम पढ़ते हैं धनावेश। तो आगे हम पढ़ते हैं क्या होता है धनावेश। किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। तो धनावेश क्या होगा, किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहेंगे, धनावेश कहते हैं। क्यों, क्योंकि कोई भी पदार्थ यदि इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी। तो इसलिए उसके पास इलेक्ट्रॉनों, जब किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण आवेश उत्पन्न होता है तो उसे हम धनावेश कहते हैं। उदाहरण हम देख लेते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर, जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा, पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। यानी कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, यानी हम कह सकते हैं कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश
धनावेश होगा। आप सबको दिख रहा होगा। तो यानी यहाँ दिखने से पता चल रहा है कि तो पहले तो धनावेश क्या है, किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम की कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती, कमी। तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश क्या होगा, धनावेश। तो ये याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा, ऋणावेश क्या होता है। अब देखिए ऋणावेश क्या होता है। ऋणावेश को हमने बताया है किसी नेगेटिव चार्ज कहते हैं। जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, यहाँ जब नहीं रहेगा, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। ठीक है। तो किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश। उदाहरण हम देख लेते हैं क्या होता है। उदाहरण में जब एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के होने के कारण ये क्या होगा, ऋणावेश। तो याद रखना है, जब हम आपस में एक दूसरे को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर या जिस पे ज़्यादा होंगे उस पे कम हो जाएंगे और जिस पे कम होंगे उस पे अधिक हो जाएगा। तो याद रखना है। तो एक बार हम पुनः पढ़ लेते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश। जब एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऋणावेश। तो अब हमारे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया हो धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, यानी आवेश कितने प्रकार के होते हैं, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आगे हम कुछ और देख लेते हैं आवेशों के बारे में। अगला पॉइंट हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में देखते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। पहला पॉइंट एक है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। जैसे मान लीजिए प्लस, इधर भी प्लस, तो दोनों एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे। तो याद रखना है, जो समान प्रकार के आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा हम देखते हैं विपरीत आवेश एक दूसरे
को आकर्षित करते हैं। यानी कोई आवेशों का साइन यदि अलग हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो दोनों एक दूसरे की ओर खींचे चलेंगे, यानी दोनों में अट्रैक्शन होता है। तो ये होता है, जो बात याद रखना है, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आज इसके आगे अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, विद्युत धारा। आगे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा क्या होता है। आगे हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं आज, जिसका नाम है विद्युत धारा, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है विद्युत धारा? पहले जो परिभाषाएं हम बता दे रहे हैं, कितने तरीके से इसे बताया गया है। तो पहला ये कहा जाता है, पहला हम देख लेते हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र द्वारा, किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। पहला तरीका है, एक विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरा किस तरह से हम कह सकते हैं, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये आपको विद्युत धारा की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन जो इसमें से सबसे प्रचलित है, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। पहला यह है, विद्युत धारा को एकांक समय में किस प्रकार परिभाषित किया गया, एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। और आगे हम देखते हैं क्या होता है। तो अब हम इसका सूत्र पढ़ते हैं, क्या होता है, किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से t समय में प्रवाहित नेट आवेश हो तो अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित धारा।
तो हम कैसे निकालेंगे, किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से t समय में प्रवाहित नेट आवेश Q हो तो अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित धारा। तो हम क्या, विद्युत धारा तो आवेश बटे में समय। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है, तो याद रखना है विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित किया जाता है, I से। आगे तो आवेश को Q से, समय को T से, ये पता होना चाहिए। और याद रखना है विद्युत धारा को प्रदिश राशि माना जाता है। कौन सी राशि, एक अदिश और एक सदिश होती है, एक तीसरी कैटेगरी भी होती है प्रदिश। तो विद्युत धारा को उसी श्रेणी में माना जाता है प्रदिश राशि। अब आगे हम देख लेते हैं विद्युत धारा का मात्रक। तो एक विद्युत धारा का, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, जिसे कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो I बराबर विद्युत धारा बराबर Q बटे में T। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल A से। आगे हम देखते हैं मात्रक कैसे निकाला जाएगा। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम और 1 सेकेंड। तो यानी 1 एम्पियर बराबर हम कह सकते हैं कूलाम प्रति सेकेंड। तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड। तो ये पता होना चाहिए। अगली बात हम बता रहे हैं विद्युत धारा के मापन हेतु अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखना, विद्युत धारा के मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, अमीटर का। अब आगे, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है, विद्युत धारा इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम, जिसका प्रतीक ए एम्पियर का प्रतीक है। यानी जो एमीटर जो लगाते हैं उसको इस प्रकार, यदि किसी भी विद्युत परिपथ में ऐसा लिखा तो ये समझ लेना है कि वहाँ पर अमीटर जुड़ा हुआ है। ये आपको जानना जरूरी है। ये तो पहली बात होगी, विद्युत धारा के मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, अमीटर का। दूसरी बात जो हमें जानना है, विद्युत धारा की दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा में माना जाता है। यानी किसी भी विद्युत धारा की दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा में माना जाता है। हम कह सकते हैं
किसी, दूसरे तरीके से, किसी भी चालक में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत माना जाता है। यानी जैसा कि हमने दूसरे पॉइंट में बताया, विद्युत धारा की दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा माना जाता है, या हम कह सकते हैं किसी भी चालक में विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत माना जाता है। तो इतना आप सबको मुझे पूरा आशा है और उम्मीद है कि समझ में आया हो। अगर समझ में आएगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और अच्छे से टॉपिक्स पढ़ने को मौका मिले। अगर थोड़ा पहले वीडियो में कुछ कमियां थी जिसमें मार्कर थोड़ा पतला था तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन इसमें जो मैंने सुधार कर दिया है, और जो कुछ भी आप कमियां होंगी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आगे हम ज़रा इस पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं छोटा सा, फिर इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे एक दिया है सवाल, क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित 10 मिनट के लिए होती है तो आवेश की गणना कीजिए। सवाल आपको समझ में समझ, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। तो हमें क्या निकालना है, प्रवाहित आवेश। तो हमें जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। आई का मान दिया है 0.5 एम्पीयर, और क्यू का मान हमें पता नहीं है। टी दिया हुआ है 10 मिनट, तो 10 मिनट है, तो 10 मिनट, अब मिनट को हम सेकेंड में चेंज कर लेंगे तो 10 × 60 यानी कितना सेकेंड, 600 सेकेंड हो जाएगा ये। तो हमने अभी पढ़ा है आई बराबर क्यू बटे में टी, तो हम क्या करते हैं, तो आई का मान 0.5, क्यू का मान नहीं पता है, टी का मान 600 आया है, तो हम तिरिया गुणा कर देंगे, क्यू बराबर 0.5 × 600, तो क्यू बराबर हो जाएगा 1 अंक पे 0.5/10 × 600, 1 0 से 0 कैंसिल, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 300 कूलम। ये आपको समझ में आया होगा। इसके आगे और हम बाकी ढेर सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा कुछ पॉइंट छूट गए थे, मैं उनको बता दे रहा हूँ, आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो एक बात और याद रखना है, हमने पढ़ा है कि विद्युत धारा के मापन है तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर का प्रतिरोध कम होता है। एक बात और, उसका प्रतीक भी हमने बता दिया। एक बात और आपको जान लेना है, मीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसको सदैव किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये याद रखना है। अब थोड़ा हम और बता दे रहे हैं, एक पॉइंट छूट गया और
और अगर विद्युत धारा का मापना, इससे अगर छोटे मात्रक पूछा जाएगा जैसे 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर बराबर कितना 10 के पावर माइनस 3 होता है। अगर 1 माइक्रो एम्पियर पूछेगा, यहाँ 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। अब अगला हो जाएगा 1 माइक्रो एम्पियर, तो 1 माइक्रो एम्पियर 10 के पावर माइनस 6 आपको याद रखना है, जो छोटे मात्रक होते हैं। तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर माइनस 3 और 1 माइक्रो 10 के पावर माइनस 6। तो आप सबको मुझे पूरी आशा और उम्मीद है ये ज़रूर समझ में आए जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है। अगर और जो कुछ भी नहीं समझ में आप सब ज़रूर कमेंट करें। जैसा कि मैंने बता दिया है, अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। आगे जो कि हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बात करेंगे। तो आज यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।